Long time ago, people who sacrificed their sleep, family, food, laughter, and other joys of life, even the relationship, were called as saints. But nowadays, we call them PhD scholars. One of the great, I can say, means, and we have called one of the distinguished guests among us. He's one of the great personality, I can say, in terms of my connections. Anupam Mishra, sir. He's done his PhD or even submitted his thesis in Department of Material Science Engineering at IISc Bangalore, one of the most and the more important reputed institute in India and all over the world. Welcome to have you, sir, on this podcast session. Thank you, Rajat. So, भैया आप बता सकते हैं कि मतलब व्हाट इज योर एजुकेशनल जर्नी? एवरीवन वांट्स टू नो दैट कि आपने कहां से स्टार्ट किया और आप कहां से हैं एंड योर बैकग्राउंड. Rajat, I am originally from Rourkela, Odisha. I did my schooling in MGM English School up to class 12. Class 12 तक मैंने वहाँ पे एक स्कूल था ICSE बोर्ड का, वहाँ पे पढ़ाई किया. उसके बाद मैंने AIEEE वो टाइम में था. जेई मेंस तो मेरा निकला नहीं, तो IITs में नहीं जा पाया. AIEEE निकला तो AIEEE में थोड़ा रैंक नीचे आया, इसलिए NIT राउरकेला में सेरामिक इंजीनियरिंग में गया. उसके बाद क्या हुआ कि 4 साल बीटेक किया वहां से. उसके बाद मैंने क्या किया कि फाइनल ईयर में प्लेसमेंट्स के लिए ट्राई किया था. कोर कंपनीज में हुआ नहीं था, सॉफ्टवेयर्स में हुआ था. उसके बाद क्या हुआ कि मैं गेट दिया था. गेट में मेरा ऑल इंडिया रैंक 49 था. उसके बेसिस में मुझे 2012 में IISc बैंगलोर मिल गया. उसके बाद मैं 2012 से 14 IISc बैंगलोर से मास्टर इन इंजीनियरिंग किया, मटेरियल्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से. उसके बाद फिर से मैं थोड़ा कंफ्यूज था क्या करना है, तो जॉब हंटिंग किया. मतलब अपना मनपसंद का जॉब नहीं मिला, तो उसके बाद मैं फिर से गेट दिया था, जिसमें मेरा रैंक 54 आया था. और उसी रैंक के बेसिस में मैं फिर से IISc बैंगलोर में 2015 में PhD में एडमिशन ले लिया. डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल्स इंजीनियरिंग में. और अभी मैं रिसेंटली PhD थीसिस सबमिट किया 29th ऑफ मई को. तो ऑलमोस्ट 6 साल का जर्नी रहा PhD में. और तो आपको तो पहले हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आपका जल्दी थीसिस सबमिट हो गया एंड जल्दी से आप डॉक्टर की डिग्री और उपाधि लें. और हम लोग तो मतलब वन ऑफ द ग्रेट एडमायरर्स हैं आपके, कि आपको देख के हम लोग भी सीखते हैं. जस्ट वांट टू डू समथिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द, आई कैन से, फॉर द स्टूडेंट कम्युनिटी. सो भैया आपका करंट रिसर्च डोमेन क्या है? जैसे स्टूडेंट है या कोई भी अगर जानना चाहता है कि आप किस एरिया में काम करते हैं, अगर कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप करंट रिसर्च एरियाज बता सके, सो दैट उनका भी अगर उनका इंटरेस्ट मैच करे तो वो आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सके. डेफिनेटली रजत, मैं शेयर करूंगा. मेरा जो PhD का जो काम रहा वो इलेक्ट्रोसेरामिक्स पे रहा. ओके. हम लोग इलेक्ट्रोसेरामिक मटेरियल्स पे काम करते हैं, बेसिकली फेरोइलेक्ट्रिक और पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में, जहां से हम लोग, और ये फेरोइलेक्ट्रिक और पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल प्रेशर सेंसर और एक्चुएटर्स में काम आते हैं. अभी आपको पता है कि एक मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वो $1 मिलियन का इंडस्ट्री है. तो उसमें बेसिकली ये प्रेशर सेंसर्स, एक्चुएटर्स, ये सब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज होते हैं. और बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का बेस मटेरियल्स ही है. अगर मटेरियल साइंटिस्ट हाई परफॉर्मेंस मटेरियल डिजाइन करके नहीं देंगे तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का जो फाउंडेशन है वो नहीं रहेगा. तो द फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इज मटेरियल्स. एंड I am very proud to say that the material scientists are providing the foundation, और उस पे बिल्ड करके इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स और भी हाई प्रेसिशन डिवाइसेस डेवलप करते हैं. ठीक है. सो मींस जो जैसे आगे आपका PhD हो चुका है, तो आप प्रोफेसरशिप के लिए जाएंगे या पोस्ट डॉक के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करेंगे? अभी मैं प्रेजेंटली पोस्ट डॉक्स के लिए अप्लाई करने लगा हूँ. बेसिकली यूरोप, USA, साउथ कोरिया, जापान. और अगर कोई अच्छा लैब में पोस्ट डॉक मिला तो मैं पहले पोस्ट डॉक करूंगा. अब्रॉड में कुछ साल पोस्ट डॉक एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर से इंडिया में एकेडमिया में ट्राई करूंगा. तो भैया थोड़ा सा कंफ्यूजन, मतलब मैं अपने टर्म्स में बोल सकता हूँ, बट बहुत बच्चों को होता होगा कि PhD के बाद पोस्ट डॉक क्या होता है, मतलब एक्चुअली पोस्ट डॉक है क्या?
थोड़ा आप इसके बारे में बता सकते हैं? श्योर। पोस्ट डॉक जो है वो एक वर्क एक्सपीरियंस है। आप जो अच्छा। बीटेक पीएचडी करते हो ये सब डिग्रीज है। मतलब बेसिकली आपको वो डिग्रीज लेने के लिए इतना कोर्स वर्क और एक प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। जी। बीटेक में तो आपका एक प्रोजेक्ट रहता है, लास्ट 6 महीने में आप करते हो, जी। और मेन उसका जो डिग्री का 90% कॉम्पोजिशन कोर्स वर्क ही रहता है। एमटेक में क्या होता है कि 50% कोर्स वर्क रहता है और 50% प्रोजेक्ट वर्क रहता है। फर्स्ट ईयर आप कोर्स वर्क करते हो, सेकंड ईयर में प्रोजेक्ट वर्क करते हो। जी। पीएचडी में क्या है कि आप फर्स्ट ईयर में कोर्स वर्क करते हो, वंस आप कोर्स वर्क क्लियर कर लेते हो तो बाकी 4 साल आप प्रोजेक्ट वर्क करते हो और उसके बेसिस पे आप पेपर्स पब्लिश करते हो, फाइनली थीसिस भी उसके बेसिस पे लिखते हो। तो पीएचडी में 80% प्रोजेक्ट वर्क है और 10-20% कंट्रीब्यूशन कोर्स वर्क का है। तो ये सब डिग्रीज है जहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी में रजिस्टर करते हो और आपको यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट मिलता है। तो जो पोस्ट डॉक है, इट इज लाइक वर्किंग इन अ कंपनी, वो एक वर्क एक्सपीरियंस है। आप कोई लैब में जाते हो और पोस्ट डॉक बेसिकली बीटेक एमटेक पीएचडी में प्रोफेसर सोचते हैं कि फिर भी इसे हम गाइड कर लेंगे थोड़ा बहुत। पोस्ट डॉक में क्या है कि आप पूरा ही इंडिपेंडेंट हो जाते हो। आपको अपने ही दम पर नया आइडिया जनरेट करना पड़ता है और अपने ही दम पर रिसर्च करना पड़ता है। तो पोस्ट डॉक बेसिकली एक ऐसा इंटरफेस है, मतलब पीएचडी से आप जो प्रोफेसरशिप की तरफ जो आपका मतलब सफर है उसके बीच में एक इंटरफेस टाइप का है जहाँ पे आपका ग्रेजुअल इवोल्यूशन होता है। आप एक स्टूडेंट से एक प्रोफेसर मतलब स्टूडेंट से प्रोफेसर के बीच में जो इवोल्यूशन टाइम होता है वो पोस्ट डॉक्टरल Means filling a gap, I can say, between the your PhD and the professorship. तो भैया ये एक्सपीरियंस जो है गिना जाता है मतलब या फिर हम लोग उसे जस्ट एक केवल एक रिसर्च वर्क टाइप का हम लोग नाम देते हैं? मींस लाइक इन इंडिया, इन इंडियन यूनिवर्सिटीज, जैसे अगर आप प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो वो जो पोस्ट डॉक अगर आप बाहर से करके आए तो वो एक एक्सपीरियंस के तौर पे जुड़ता है आपके सीवी में कि नहीं? हाँ, अगर आप पोस्ट डॉक बाहर से किए हो, इवन इंडिया के अगर टॉप आईआईटीज या टीआईएफआर जैसे इंस्टीट्यूट है, बहुत लोग इंडिया में टीआईएफआर और आईआईएससी में भी पोस्ट डॉक करके इंडियन यूनिवर्सिटीज में ही फैकल्टी बन जाते हैं। तो आप इंडिया में पोस्ट डॉक करो या अब्रॉड में पोस्ट डॉक करो, वो बेसिकली आपके सीवी में एड अप होता है और वो कहीं कहीं एक कंपलसरी क्राइटेरिया होता है टू जॉइन एज ए प्रोफेसर। बहुत जगह लिखा आता है कि अगर आपको एक परमानेंट प्रोफेसरशिप पोजीशन पाना है, you should have minimum 3 years of postdoctoral experience. So Bhaiya, I just want to know whether that what are the means a developing stage when a researcher or the student who just going in a bachelor's degree and after that मतलब उनके पास रिसर्च के नाम पे जो भी टीचर्स बताते हैं कि यहाँ से पढ़ो 10 पेपर्स पढ़ो, वहां से आइडिया जनरेट करो, बट एक्चुअली में और जब वो पेपर पब्लिश करते हैं तो उस वक्त इतना तो जर्नल्स और कॉन्फ्रेंसेस का थोड़ा तो कंफ्यूजन उन्हें भी रहता है कि एक्चुअली में कहाँ पब्लिश किया जाए। बट जब हम एमटेक में आते हैं और पीएचडीज में जाते हैं तो ज्यादातर मैंने ये देखा है कि रुझान कॉन्फ्रेंसेस से ज्यादा दे आर वर्किंग फोकसिंग ऑन द जर्नल्स। तो ये एक मेरे को डिफरेंस बता दीजिए कि कॉन्फ्रेंस में पेपर पब्लिश एंड जो जर्नल में है तो उसका एक डिफरेंस बता दीजिए, एंड विच आर द इम्पोर्टेंट points that if a student who is in the MTech, in the master degree and the PhD degrees, why they are going much more on the journal side and why not in the conferences? मतलब जाते तो हैं but ज्यादा रुझान जर्नल्स में ही रहता है। रजत, इसका कारण ये है कि जर्नल में पेपर पब्लिश करना ज्यादा प्रेस्टिजियस है, क्योंकि जर्नल में जो आप पेपर सबमिट करते हो इट गोज थ्रू ए पीयर रिव्यू प्रोसेस। मतलब 2 या 3 रेफरी रहेंगे, वो अपने कमेंट्स देंगे, फिर आपको उनका कमेंट अगर आप सेटिस्फाई कर पाते हो तभी आपका पेपर एक्सेप्टेड होता है। इसलिए पब्लिशिंग इन ए जर्नल यू नीड टू हैव सम सॉलिड सेट ऑफ डाटा और एक वेल रिटन स्टोरी। पर कॉन्फ्रेंस में क्या है कि इट्स मोर और लेस गारंटीड दैट अगर आप पेपर सबमिट किए हो तो इट विल बी पब्लिश्ड। तो नॉर्मली मैं जो फील्ड में देखा हूँ, लोग जो मतलब एस्टेब्लिश्ड वर्क होता है जिस पे उन्हें कॉन्फिडेंस होता है, वो लोग जर्नल में ही पब्लिश कर देते हैं और कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स में उसी वर्क को पब्लिश करते हैं। मान लीजिए कोई वर्क पूरा संपूर्ण तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया, मतलब उसे वो कंप्लीट नहीं कर पाए, या फिर वो वर्क में थोड़ा कंफ्यूजन है, या फिर मतलब वो स्टोरी जो है उतना वेल रिटन नहीं है, तो उसी केस में लोग प्रिफर करते हैं कि हम इसे कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स में पब्लिश कर लें।
Okay. ये डीओआई फैक्टर, डीओआई नंबर, क्योंकि मैंने बहुत सारे जर्नल्स में देखा, जैसे हम लोग अगर किसी भी रिसर्च गेट या फिर ऐसे ऐसे साइट्स पे जाते हैं तो डीओआई नंबर या इम्पैक्ट फैक्टर, तो एग्जैक्टली इम्पैक्ट फैक्टर की वैल्यू होती है। और IEEE में जो इम्पैक्ट फैक्टर काफी काउंट होते हैं, मतलब व्हेन यू आर कमिंग टू अ रिसर्च एरिया, तो आपके इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल्स काफी देखे जाते हैं। तो एक्चुअली में ये है क्या, ये दोनों? एक्चुअली डीओआई एक ऑनलाइन लिंक होता है। अगर आपके पास डीओआई नंबर है जर्नल का, तो आप उसी पे बेस करके आप जर्नल को सर्च कर सकते हो, उसका पीडीएफ कॉपी डाउनलोड कर सकते हो। ओके। उसे डीओआई बोला जाता है। ओके। जर्नल का मतलब डीओआई नंबर मतलब एक जैसे कि मतलब उसका फुल फॉर्म है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। जैसे कि हमारा फिंगरप्रिंट है, आप और मेरा फिंगरप्रिंट यूनिक है, हमारा आधार नंबर अलग अलग है। जी ये जी दिखाता है कि हमारा आइडेंटिटी अलग है, वी आर जी डिफरेंट इंडिविजुअल। जी। तो सिमिलरली जो एक हर जर्नल पेपर का डीओआई अलग अलग होगा। वो बेसिकली जर्नल्स का आधार कार्ड है या फिर जर्नल्स का फिंगरप्रिंट। समझ। एंड फॉर इम्पैक्ट फैक्टर भी है? इम्पैक्ट फैक्टर शो करता है कि कोई पेपर का अपने फील्ड में कितना रेप्यूटेशन है। जैसे कि कुछ कुछ जर्नल्स होते हैं, जैसे कि नेचर नेचर साइंस आप नाम सुने होंगे, जिसपे पब्लिश करना बहुत टफ होता है। मतलब उसमें जो पेपर्स पब्लिश नेचुरल होते हैं, साइंसेस या के हाँ इन्वायरमेंटल बेस्ड? हाँ, वो भी नेचुरल, हाँ मतलब नहीं, नेचर साइंस में ऐसे पेपर पब्लिश होते हैं, शायद वो सब काम नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेट होते हैं। मतलब जो हाई क्वालिटी रिसर्च होता है, और वो सब जर्नल्स के इम्पैक्ट फैक्टर अराउंड 40 to 50 है। नॉर्मली अगर आप देखोगे स्टैंडर्ड जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर 2 से 5 के बीच में वेरी करता है। तो अच्छा। इम्पैक्ट फैक्टर बेसिकली एक पैरामीटर है कि आपका वर्क कितना बार साइट हो रहा है। मतलब अगर आप एक जर्नल में पब्लिश करते हो, वो जर्नल को देख के कितने लोग काम कर रहे हैं। अगर जी आपका साइटेशन ज्यादा, इसका अर्थ ये है कि बेसिकली वो वाला जर्नल को ज्यादा रिसर्च कम्युनिटी फॉलो कर रहा है। तो जिस समझ। जर्नल का इम्पैक्ट साइटेशन ज्यादा होता है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर भी ज्यादा होगा। तो अच्छा। सिंस उसका रिसर्च कम्युनिटी में वर्ड मतलब वाइड स्प्रेड फॉलोइंग है, तो अगर जी। आप हायर इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल में पब्लिश करते हो, आपको ज्यादा प्रेस्टीज मिलता है और आपका वर्क ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। समझ। क्योंकि मेनी सब्सक्राइब टू जो जर्नल, और वो शायद हर सप्ताह उन्हें नोटिफिकेशंस आते होंगे गूगल स्कॉलर अलर्ट में कि ये जर्नल में पब्लिश हुआ है। तो अगर आप हायर इम्पैक्ट के जर्नल में पब्लिश करते हो, योर वर्क कैन रीच ए ब्रॉडर ऑडियंस। ओके। जैसे भी आपने बताया कि आपने बीटेक NIT राउरकेला से किया, एंड देन एमटेक एंड PhD IISc बैंगलोर, तो मेरा यही क्वेश्चन, मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि what is the exact environment when it comes to lab when you are coming to the IITs, NITs and apart from the IISc? कि एक तो रिसर्च का एक अलग ही हम लोग मतलब बना रखे हैं कि एक प्रॉपर रिसर्च, प्योर रिसर्च अगर हम लोग बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि IISc बैंगलोर में हो रहा है, मतलब एक्चुअली में IITs में हो तो रहा है और वो बहुत अच्छा हो रहा है, बट लैब्स वाइज डिफरेंशियली माइंड किस तरीके से रहता है और एक इन्वायरमेंट किस तरीके से है IISc का अपार्ट फ्रॉम दी NITs एंड IITs ऑफ इंडिया? एनवायरमेंट बहुत डिफरेंट है। उसका मेन कारण ये है कि एनआईटीज हो या आईआईटीज हो, जो बल्क फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट कम्युनिटी एनआईटीज और आईआईटीज में बीटेक वाले रहते हैं। हम्म। तो environment the campus environment is a lot more vibrant in NITs and IITs, क्योंकि टेक फेस्ट, स्प्रिंग फेस्ट ये सब चलता रहता है। बट वो तो ऑल्दो ऑफ, IISc में भी आते हैं। हाँ आईआईसी में भी ऑफ लेट मतलब लास्ट 5-6 इयर्स में यूजी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, ओके। जिसमें अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आते हैं, केवीपीआई के थ्रू आते हैं, और आईआईटी जेई जो एंट्रेंस में जो टॉपर्स लोग आते हैं। तो अभी आईआईसी में भी वो टेक फेस्ट, स्प्रिंग फेस्ट होने लगा है, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस यंग पीपल, कैंपस एटमॉस्फेयर इज बिकमिंग वाइब्रेंट। अदरवाइज आप देखोगे, जैसे कि मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ। मैं जब एनआईटी राउरकेला के हॉस्टल्स में रहता था, हर मतलब लोग चिल्लाएंगे, हॉस्टल में मस्ती चलता रहेगा, हमेशा मतलब एक अलग टाइप का बचकाना था। जी जी जी। आईआईटी में अगर मैं अपने रूम के साइड के नेबर से भी इंटरैक्ट करता हूँ, वो एक मैच्योर्ड वे में होता है।
क्योंकि यहाँ पे द मेजर फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स आर पीएचडीज एंड पोस्ट डॉक्स, उसके बाद एमटेक आते हैं, उसके बाद यूजी आते हैं, सो द मीडियन एज गोज अप। और आप तो जानते ही हो, बढ़ते उम्र के साथ मनुष्य बोरिंग हो जाता है, तो बेसिकली सीरियसली मतलब मैच्योरिटी लेवल इतनी हो जाती है कि वो कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कहीं संत ही ना बन जाए। दैट्स व्हाई मैंने स्टार्टिंग में कहा ना कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर ना पहले संत होता था और आज के टाइम में पीएचडी स्कॉलर्स हैं। जी, और लैब वाइज किस तरीके से है, अगर आप मतलब आपने वहाँ पे की लैब, वहाँ के लैब्स को भी देखा होगा, परखा होगा एनआईटी के, एंड व्हेन इट कम्स टू, मेरे को एक डिफरेंस तो लगता ये है कि प्लेसमेंट वाइज वो शायद प्लेसमेंट वाइज उतना ज्यादा उनका कॉन्फ़िगरेशन उस तरफ ज्यादा रहता है, और आईएससी का प्योर रिसर्च। बट आप तो एक्चुअली वहां पढ़ चुके हो तो आपको ज्यादा उसके बारे में पता होगा, तो थोड़ा सा आप बता सके। अगर आप प्योर रिसर्च के पर्सपेक्टिव में देखो तो आईएससी का जो एनवायरनमेंट है वो आउट एंड आउट रिसर्च का है। इनफैक्ट 5 साल पहले तक आईएससी का कोई डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल नहीं था, वो 5 साल पहले बना है और अभी भी उभर रहा है, मतलब एक फुल फ्लेजेड प्लेसमेंट सेल नहीं है। पर आईआईटीज में क्या होता है कि प्राइमरी फोकस प्लेसमेंट का होता है। आईआईटीज में बातें चलती रहती है, आज 50 लाख का पैकेज लगा, आज 70 लाख का पैकेज लगा, 1 करोड़ पर का। रिसर्च का एनवायरनमेंट है, सब पैसों के मोह माया से ऊपर उठ जाते हैं। तो बेसिकली प्लेसमेंट पे फोकस नहीं था अप टू सम ईयर्स अगो, पर अभी प्लेसमेंट पे फोकस आने लगा है। और आईएससी का जो जो लैब का जो रिसर्च एनवायरनमेंट है, इट इज मच मोर सीरियस कंपेयर टू आईआईटीज। ऑल्दो ओल्ड आईआईटीज में जैसे कि दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, ये सब में सीरियस रिसर्च होता है लैब में, पर उसमें भी ये होता है कि बेसिकली फोकस बीटेक स्टूडेंट्स पे ज्यादा होता है, क्योंकि जो आईआईटीज में प्रोफेसर का कोर्स वर्क लोड भी बहुत ज्यादा होता है, बीटेक वालों को पढ़ाना रहता है, प्रोफेसर को ज्यादा नंबर ऑफ क्लासेस करने पड़ते हैं। तो क्या होता है कि प्रोफेसर्स को अपने लैब पे देने के लिए समय कम होता है आईआईटीज में। पर आईएससी में क्या है कि जो नंबर ऑफ यूजी स्टूडेंट्स बहुत कम है, तो और एमटेक स्टूडेंट्स भी आईएससी आईआईटीज में ऑलमोस्ट बराबर है कोई भी ब्रांच में। तो क्या होता है कि प्रोफेसर्स के पास ज्यादा टाइम होता है टू इन्वेस्ट इन देयर लैब। तो अगर आप एक आईएससी के लैब, अगर आप मे बी, ऑल्दो मैं आईआईटीज में तो रिसर्च किया नहीं हूँ, आईआईटीज में हो सकता है कि प्रोफेसर दिन में शायद एक बार अपने लैब आते होंगे, उसके बाद क्लासेस करने जाते होंगे। पर आईआईसीज में क्या होता है कि प्रोफेसर हर घंटे अपने लैब आते रहते हैं देखने के लिए कि लैब में स्टूडेंट्स कैसे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोफेसर्स के पास जो बल्क फ्रैक्शन ऑफ टाइम है वो रिसर्च को डिवोट किया जाता है आईआईसी में। बेसिकली इंडिया में अगर आप देखोगे दो ऐसे इंस्टीट्यूट है, टीआईएफआर और आईआईएससी। और हाँ, अगर साइंस बेस्ड रिसर्च देखोगे तो साइंस बेस्ड रिसर्च में आईआईसी मच अहेड है कंपेयर टू आईआईटी। इंजीनियरिंग बेस्ड रिसर्च देखोगे तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जिस क्वालिटी का रिसर्च होता है, आप बोल सकते हो कि आईआईसी में जैसा काम हो रहा है, कुछ कुछ ओल्ड आईआईटीज में उस लेवल का काम हो रहा है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि जो बेसिक माइंडसेट टू रिसर्च है वो डिफर करता है साइंस और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में। साइंस में क्या होता है कि आप कुछ फंडामेंटल स्टडी करते हो, इंजीनियरिंग में क्या होता है कि योर फोकस इज ऑन डेवलपिंग सम प्रोडक्ट। आई डोंट केयर व्हाट इज गोइंग ऑन एट द मॉलिक्यूलर लेवल, आई नीड प्रॉपर्टीज। बट साइंस वालों का फोकस रहता है कि मॉलिक्यूलर एटॉमिक लेवल पे क्या हो रहा है, मतलब दे want to go into depth of that topic, go into depth more than engineers. yes. ठीक, तो दिया जैसे आपने मटेरियल साइंस से इंजीनियरिंग की, तो क्या प्रोस्पेक्ट देखते हैं आज के टाइम पे, व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट फॉर द मटेरियल साइंस इंजीनियर्स इन इंडिया एंड आल्सो इन अब्रॉड? मींस अब्रॉड में तो अभी भी दे आर वर्किंग वेरी प्रोफेशनली एंड दे आर गेटिंग अ वेरी कंफर्ट लेवल जॉब्स, मतलब इन टर्म्स ऑफ रिसर्च आई कैन से। बट इन इंडिया व्हाट इज द एग्जैक्ट सिनेरियो फॉर अ मटेरियल साइंस इंजीनियर? And if he just want to do a material science, like bachelor's में उसने material science में की, अब तो bachelor's में भी start हो गया है, तो आज के टाइम में एक मटेरियल साइंस इंजीनियर कहाँ एग्जिस्ट करता है प्लेसमेंट वाइज में, क्या है? क्योंकि अब इंडस्ट्रियल एक्सपेक्ट पे सब तो प्रोफेसर्स नहीं बनेंगे और सब साइंटिस्ट तो नहीं हो सकते। तो एक्चुअली कंपेयर टू अब्रॉड, यूरोप और यूएस के
कंपैरिजन में इंडियन साइंस का स्कोप रिलेटिवली कम है। अभी वो ग्रेजुअली वो इंडस्ट्री उभर रहा है। बेसिकली जैसे कि लास्ट टू लास्ट ईयर अप्लाइड मटेरियल्स एक फेमस सेमीकंडक्टर रिसर्च कंपनी है, उसने अपना R&D सेटअप किया बैंगलोर में। जी सेंट गोल्ड का एक R&D फुल फ्लेजेड R&D चेन्नई में, IIT मद्रास रिसर्च पार्क में। तो बेसिकली द मटेरियल सेक्टर इज ग्रेजुअली कमिंग अप। और आप एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखे होंगे। पहले आप किसी भी इंजीनियर IITs या NITs में जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, ये 5 या 6 ब्रांच मतलब जो कि कोर ब्रांच है, हर इंस्टीट्यूट में होते थे। पर अभी क्या हो रहा है कि हर इंस्टीट्यूट में मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग नाम का ब्रांच खुलने लगा है। जैसे कि आपके IIT दिल्ली में, रजत, जहां से आप भी जुड़े हुए हैं, जी शायद 2 साल पहले मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग खोला है, उससे पहले नहीं। तो ऑलमोस्ट हर IITs में मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग आने लगा है, हर NITs में भी आने लगा है। और एकेडमिया में सिंस ये स्कोप इतना बड़ा पैमाने में स्टार्ट हो रहा है, इसका तो ग्रेजुअली इसका असर इंडस्ट्री में भी दिखेगा। और इंडियन कंपनीज भी अपना मटेरियल्स R&D लैब सेटअप करने लगे। जी सर। तो बेसिकली मतलब हम ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में मटेरियल साइंस इंजीनियर्स की जो इंडियन में वैल्यू और इंडस्ट्रियल वाइज काफी ज्यादा ग्रोथ होने वाली है, आई कैन से। सो जी वो एक कोर ब्रांच की तरह ही बन जाएगा। इट विल जस्ट बिकम ए रेगुलर ब्रांच लाइक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। प्रीवियसली इट वाज नॉट ए रेगुलर ब्रांच इन ऑल द इंस्टीट्यूट। भैया थोड़ा सा अब आते हैं कि आप कॉम्पिटिटिव में, जैसे आपने गेट निकाला और IISc में ऑल इंडिया रैंक 100 के अंडर में ले आए हो, आप 2 बार लाए। तो थोड़ा गाइडेंस अगर आप गेट स्टूडेंट को दे सके, थोड़ा पैटर्न, मतलब अगर केरामिक्स में ही आपने दिया होगा या मटेरियल साइंस में आपने दिया था, मैं ये थोड़ा। मैंने इंजीनियरिंग साइंसेस में दिया था रजत। इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग साइंस। साइंस अलग से पेपर आता है, जी जी। उसमें मैंने दिया था। उसमें 2 सेक्शन चूज करने पड़ते हैं। उसमें मैंने मटेरियल साइंस चूज किया था और थर्मोडायनेमिक्स चूज किया था। तो थोड़ा आइडिया अब इसके बारे में, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स तो वही मतलब ऑलमोस्ट थोड़ा ऊपर नीचे रहता है टॉपिक वाइज, बट ऑलमोस्ट सेम सिलेबस रहता है। तो थोड़ा गाइड कर सकते हैं स्टूडेंट को कि किस तरीके से वो अच्छी प्रिपरेशन करें कि वो IISc के लेवल तक कम से कम, मतलब IISc तो वैसे बहुत ज्यादा ही टफ है कि ऑल इंडिया रैंक सब नहीं ले पाएंगे, बट कि बच्चे अगर मन में एक दृढ़ विश्वास है कि ही जस्ट वांट टू कम इनटू IISc एंड वांट टू डू सम प्योर रिसर्च एंड into come into to do some innovation, तो उसके लिए थोड़ा अगर आप गाइड कर जस्ट सकते। बेसिकली जो मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड वो हर गेट पेपर के लिए कॉमन है। जी 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 15 मार्क का मैथमेटिक्स आता है, 15 मार्क का जनरल एप्टीट्यूड आता है। उसके बाद बेसिकली आप अगर आपको इंजीनियरिंग साइंसेस में अगर आप गेट एग्जाम दे रहे हो, जैसे कि मैं सेरामिक इंजीनियर हूँ इसलिए मैंने इंजीनियरिंग साइंसेस में दिया। जो लोग मेटलर्जी वाले हैं उनका एक अलग से मेटलर्जी का पेपर होता है। तो बेसिकली दे हैव टू रीड, बेसिकली जो वो 4 साल में बीटेक में अलग अलग कोर्सेज पढ़ते हैं, उसी से ही बेस्ड वो पेपर आता है। इंजीनियरिंग साइंसेस पेपर जिसमें मैंने दिया, उसमें जो मटेरियल साइंस सेक्शन है उसका क्वेश्चन आंसर करने के लिए सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेगा कैलिस्टर। कैलिस्टर का मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग बुक। अगर आप कैलिस्टर का मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग बुक अच्छा से पढ़े हो, आप मटेरियल साइंस सेक्शन का हर क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स जो सेक्शन है, थर्मोडायनेमिक्स सेक्शन को आप अटेम्प्ट करने के लिए वहां पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसे सॉल्व करने के लिए आपको पीके नाग बुक है, वो पूरा हेल्प करेगा। पीके नाग का बुक है मेटेरियल थर्मोडायनेमिक्स, तो वो पूरा आपको हेल्प करेगा। तो बेसिकली आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिए, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिए, आप डेफिनेटली गेट क्लियर कर देंगे। और एक मैंने गेट में एक बात ऑब्जर्व किया है, बेसिकली अगर आप लास्ट 10 इयर्स का क्वेश्चन पेपर करके आते हो, तो मान लीजिए आपने लास्ट 10 इयर्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, तो इस साल भी जो क्वेश्चंस आएंगे ना, वो वो बेसिकली उसी के अंदर से ही आते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होता रहता है, कॉन्सेप्ट थोड़ा इधर उधर होता है, पर अगर आप लास्ट 10 इयर्स का क्वेश्चन किए हो तो बेसिकली यू हैव बीन एक्सपोज्ड टू एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि इस साल आ सकता है। तो बेसिकली आप ये दोनों बुक्स अच्छे से पढ़िए और लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है आप देखिए, कोई दोस्त से पूछिए कैसा होता है, या फिर कोचिंग जाइए कैसा सॉल्व करना है, तो उसके बाद आप डेफिनेटली गेट में अच्छा स्कोर कर सकते हो और रैंक ला सकते हो। कोई टेस्ट सीरीज आपने दूसरा, जो ज्वाइन ज्वाइन करी थोड़ी,
तो टेस्ट सीरीज इम्पोर्टेंट अगर बता सकें आपने, जो आपने यूज की हो। नहीं नहीं रजत, मैंने कोई टेस्ट सीरीज मैंने वैसे तो कोई स्पेसिफिक नहीं किया था। मुझे बस एक बुक मिला था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स थे इंजीनियरिंग के। ओके, वो बुक का नाम मैं अभी रिकॉल कर नहीं पा रहा हूँ, वो वाला बुक वो बस तो मैंने मिल सॉल्व जाएगी किया। वैसे, मतलब प्रीवियस ईयर तो आई कैन से मिल सकती है अब तो। और रजत, आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? कौन सा सेट ऑफ स्किल्स चाहिए? जी, मतलब जैसे अगर मटेरियल साइंस में अगर किसी को इंटरेस्ट है, मीन्स अपार्ट राइट नाउ इफ आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, बट मेरा डेवलप हो जाता है कि मुझे मटेरियल साइंस में आज के टाइम में रिसर्च करना हो या उस मतलब काम करना हो, तो कौन कौन से स्किल्स उसे आनी चाहिए एज व्हेन इट कम्स टू कमिंग इनटू द रिसर्च एरिया ऑफ मटेरियल साइंस, या क्या क्या उसे चीजें पढ़नी चाहिए? रजत, बेसिकली अगर आप मटेरियल साइंस का फील्ड देखो, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड टाइप का हो गया है। जैसे कि मैं बोलता हूँ, हमारे डिपार्टमेंट में जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, उनमें से बहुत एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं। बहुत लोग बीटेक मैकेनिकल करके आए हैं। मैं खुद बीटेक सेरामिक इंजीनियरिंग हूँ, बीटेक पॉलीमर वाले हैं, बीटेक मेटलर्जी वाले हैं। तो बेसिकली अगर आपको मटेरियल साइंस डिपार्टमेंट में जाके आपको रिसर्च फील्ड में अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है, तो बेसिक आपको क्रिस्टलोग्राफी के बारे में अच्छा आइडिया होना चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में अच्छा आइडिया होना चाहिए। तो और अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मे बी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अगर आपके पास ये तीन बेसिक आइडिया है, तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। उसके उसके बाद आपको थोड़ा बहुत बेसिक मैथमेटिक्स पता रहना चाहिए कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व होता है, मान लीजिए y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, जी उसे जो जी प्लॉट कर तो होता है y और x में रिलेशनशिप जी 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 कैसा होता है, y और x का जो प्लॉटिंग रिलेशनशिप, वो जी। सब बेसिकली बेसिक मैथमेटिक्स भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। हम्म। और बेसिक फिजिक्स में भी आपको थोड़ा बहुत वेक्टर, स्केलर, टेंसर, ये सब के बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। अगर इतना कुछ पता है, तो आप कोई भी लैब में जाइएगा तो आप ग्रेजुअली अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर पाएंगे और आप वो फील्ड में अच्छा एक्सेल कर पाएंगे। जी भैया, तो आज के टाइम में जैसे आईआईएससीज में जिस हिसाब से रिसर्च हो रहा है, तो व्हाट यू कैन से दैट कि अपार्ट फ्रॉम द इंजीनियरिंग और द एजुकेशन सिस्टम राइट नाउ व्हिच इज वर्किंग, कि इंडिया में स्लोली एंड ग्रेजुअली रिसर्च ने एक मतलब बूस्टअप लिया है। आपने खुद देखा होगा और आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा कि रिसर्च ने आज के टाइम में ऑब्जर्वेशन ली है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस अभी भी हम लोगों को ये ताना तो कह ही दिया जाता है फॉरेन यूनिवर्सिटीज या वहां के स्टूडेंट्स के द्वारा कि अभी भी उस तरीके के डेवलपमेंट तुम्हारे इंस्टीट्यूट्स में नहीं हो रहे जो हमारे यहाँ पे हो रहे हैं। तो इस चीज में आप क्या कहना चाहते हैं, अगर थोड़ा सा एज अ पीएचडी स्कॉलर, क्योंकि आपने खुद वहां काम किया है आईआईएससी में, तो एक कंपैरिजन कि वो मतलब हाँ, ये रहता है वो चीज के बारे में। या एक्चुअली रजत, उनका ताना पूरी तरह से गलत भी नहीं है, क्योंकि मैं देखा हूँ कि जो टॉप की यूनिवर्सिटीज बाहर है, उनका जो रिसर्च के बेस पे जो प्रोडक्ट डेवलप होता है, वो लोग उस स्तर पे पहुंच चुके हैं। हमारा इंडियन रिसर्च का एक अभी भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हमारे और इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट के बीच में जो गैप है, वो लाइट ईयर्स का है। पर वो लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री के साथ मिलके काम कर रहे हैं और प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। हम लोग अभी भी फंडिंग के लिए गवर्नमेंट के ऊपर ओवर डिपेंडेंट है। हम लोग उस स्तर का, मतलब हम लोग कोई भी इंडस्ट्रियल या सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरफ अभी तक उतना गए नहीं है। हमारा जो रिसर्च बेसिकली ये है कि हम लोग काइंड ऑफ पब्लिकेशन ओरिएंटेड रिसर्च करते हैं। हम लोग एक सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उस पे कुछ डाटा आया, तो बेसिकली हमारा जो रिसर्च है वो फंडामेंटल है और इंक्रीमेंटल रिसर्च है। अगर हमें वो लोग की तरह बनना होगा, तो हमें भी अपना रिसर्च को मोर एप्लीकेशन बेस्ड बनाना होगा, और हमें भी कुछ इंडस्ट्री ऐसा ओरिएंटेड, आई कैन से इंडस्ट्री हमें ओरिएंटेड। इंडस्ट्री और हाँ, ऐसा प्रोडक्ट्स डेवलप करना होगा जो कि इमीडिएट ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करें। पर पर दुर्भाग्यपूर्ण अभी भी जो हमारा रिसर्च है, वो मोर और लेस पब्लिकेशन बेस्ड ही है। हम लोग एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जो डाटा आता है उसे एनालाइज करते हैं, फिर उस पर बेस्ड करके हम लोग एक मैन्युस्क्रिप्ट तो लिख देते हैं। पर वो मैन्युस्क्रिप्ट में हम ये भी बोल देते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इसी काम में आ सकता है, पर
वो प्रोडक्ट को उसी काम तक ले जाने का भी दायित्व हमारे ही पास है, वो हम नहीं करते, जो कि हमारा ड्रॉबैक है। भैया जैसे अगर एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है एंड ही जस्ट वांट टू डू सम इंटर्नशिप और ही जस्ट वांट सम गाइडेंस और मेंटोरशिप इन आईआईएससी बैंगलोर, ही वांट्स टू, तो कोई ऐसी स्कॉलरशिप स्कीम्स या फिर ऐसा कोई प्रोग्राम्स अगर आपके ध्यान में हो या आप जानते हो कि स्टूडेंट आकर टीचर्स के साथ वर्क कर सके 6 महीने 3 महीने जो भी एक प्रोसेस होता है, सो दैट कि उनको भी कुछ गाइडेंस मिल सके उन लैब्स में जो मतलब केवल नाम सुना जाता था कि हाँ यार आईएससी की लैब इस तरीके की है, इतना डेवलपमेंट हो रहा है, क्या मेरा जाने का मौका मिलेगा? तो इस तरीके के कुछ डेवलपमेंट या फिर कुछ स्कॉलरशिप स्कीम्स अगर इफ यू नो। बेसिकली एक इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस है, वो एक साइंस का बॉडी है। तो वो क्या करता है कि हर साल अराउंड 100 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को फंड करता है। तो बेसिकली वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस में अप्लाई करना पड़ता है, और उनके सीजीपीए के हिसाब से और उनका उसके बेसिस पे, और वो कौन से इंस्टीट्यूशन पे हैं उसके बेसिस पे उनका सिलेक्शन होता है, और वो उसके बाद आईआईएससी में कोई भी लैब ज्वाइन करके काम कर सकते हैं समर सीजन में, जो समर ब्रेक होता है मई जून जुलाई का, तो वो कोई भी लैब ज्वाइन कर सकते हैं। और वो जो इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस उन्हें एक हॉस्टल फैसिलिटी देता है रहने के लिए, और उन्हें एक मंथली स्टाइपेंड देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको मान लीजिए कि आपको ड्यू टू सम रीजन आपका सीजीपीए लोअर साइड में, या फिर मतलब मॉडरेट सीजीपीए, उतना हाई सीजीपीए नहीं है, और आपको इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस नहीं मिलता, तब भी आप आईआईएससी में आके काम कर सकते हैं। यू हैव टू राइट ए मेल टू द प्रोफेसर्स, जो प्रोफेसर है यू हैव टू राइट ए मेल, और वो लोग को अगर लगता है कि हाँ एक स्टूडेंट आएगा तो हमें एक एक्स्ट्रा वर्किंग हैंड मिलेगा, तब आप आईआईएससी में आके काम कर सकते हैं। और अगर वो प्रोफेसर के पास खुद का प्रोजेक्ट में कुछ फंडिंग भी है, तो मैं ऐसे भी केस देखा हूँ कि प्रोफेसर ही आपको 2-3 महीने के लिए सम स्टाइपेंड दे देते हैं और आप आपके काम कर सकते हैं। आप अपने फील्ड, अपने ब्रांच से प्रोफेसर ढूंढिए और उन्हें कांटेक्ट कीजिए। That's a pretty awesome information which you have provided here. So at the last मैं just यही पूछना चाहता हूँ कि I just want कि अगर आप कुछ suggestions या important guidance दे सकें जो अभी students recently मतलब undergraduate से अभी post grad की ओर जा रहे हैं, and the students who have write GATE exams and just they want to go for PhDs और the research aspirant जिन्होंने अभी admission लिया है PhDs में, तो उनके लिए इन तीनों ग्रुप्स के लिए अगर आप कुछ देखिए, अगर कोई अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट अगर रिसर्च के तरफ आ रहा है, आजकल तो इवन आईआईसी और आईआईटीज बीटेक के बाद डायरेक्ट पीएचडी का भी प्रोग्राम वो लोग ऑफर कर रहे हैं जी। तो बीटेक से डायरेक्ट पीएचडी का जो ट्रांजिशन होता है वो बहुत ड्रास्टिक ट्रांजिशन होता है। सबसे अगर मैं उसे मजाकिया तौर पे कहूं तो बीटेक में आप डिपार्टमेंट में जाते हो, सबके हंसते खिलखिलाते चेहरे होते हैं, सडनली आप पीएचडी में आते हो तो उदास चेहरे होते हैं। ऐसा लगता है आप कोई शादी के पार्टी से किसी का 13वीं के पार्टी में आ रहे हो, 13वीं के समारोह में आ रहे हो, तो उतना लेवल मतलब ड्रास्टिक चेंज है, काफी ज्यादा ड्रास्टिक चेंज है। और अगर आप बीटेक के बाद एमटेक की हो तो वो जो एमटेक का जो डिग्री है वो एक स्पॉन्ज की तरह काम करता है, वो आपका ट्रांजिशन को थोड़ा स्मूदन करता है, क्योंकि आप धीरे धीरे उस चेंज में मतलब आप ढलने की कोशिश कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट के हिसाब से मिल जाता है। तो अगर आप पीएचडी में आ रहे हो, पीएचडी ऐसा डिग्री है, बीटेक में तो बहुत बार मैं भी अपने बीटेक एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, ऐसे भी कोर्स हैं जिसमें हम लोग ने कुछ पढ़ा ही नहीं किया, एग्जाम से पहले सीनियर्स का नोट्स से कर एग्जाम से एक रात पहले पढ़ के पास हो गए हैं, ऐसा भी है। एमटेक में बहुत थोड़ा सीरियस होना पड़ा, पर पीएचडी एक ऐसा वस्तु है कि आप बिना परिश्रम करके निकल ही नहीं सकते। तो अगर आपको लगता है कि मैं बस डिग्री के लिए आ रहा हूं तो आप पीएचडी में मत आइए। अगर आपको लगता है कि मैं 5 साल पूरा तपस्या कर पाऊंगा और कठोर परिश्रम कर पाऊंगा, तभी आप पीएचडी में आइए। अगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिग्री आप आ गए पीएचडी में तो फ्रस्ट्रेटेड होना स्वाभाविक है। आप और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बीटेक में आपका एक फ्रेंड सर्कल रहता है, हर दिन हैपनिंग रहता है, पर पीएचडी में इट्स ए वेरी लोनली लाइफ। कभी कभी क्या होता है कि आपके लाइफ में खाली आपके सुपरवाइजर रहते हैं,
और उनसे भी आपको बहुत डांट हर दिन पड़ता रहता है। तो बात तो करें तो बेसिकली करेंगे। लाइफ कैसे हो जाता है, तो पीएचडी में तभी आप आइए अगर आपको उस फील्ड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर आपको लगता है कि यही मेरा मतलब इसी से ही मुझे आनंद अनुभव होगा, रिसर्च करके मुझे आनंद अनुभव होगा और मैं यही काम जिंदगी भर कर सकता हूँ, तभी आप पीएचडी में आइए। जस्ट फॉर द सेक ऑफ डोंट कम टू पीएचडी, क्योंकि लाइफ बहुत कठिन हो जाएगा अगर आप वैसा। जी, थैंक यू सो मच भैया, सो दैट मतलब इतने इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपने बताया एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मटेरियल साइंस गेट एग्जाम एंड हाउ द थिंग इज, हाउ द एनवायरनमेंट इज, व्हाट आर द स्कॉलरशिप स्कीम्स। तो थैंक यू सो मच दैट यू हैव एक्सेप्टेड आवर इनविटेशन, टाइम्स में हमें सपोर्ट दिया एंड टाइम निकाल कर आप हमारे पॉडकास्ट सेशन में आए, व्हिच इज अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर अस। थैंक यू सो मच। धन्यवाद रजत।